हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। तो अगर भारत की जलवायु की बात करें तो यहाँ किस प्रकार की जलवायु है, तो भारत में उष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, क्योंकि भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, वह गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के बीच से होके गुजरती है और ये 23.5 डिग्री होती है। तो 23.5 डिग्री अंश जो है, इसके ऊपर का एरिया क्या होता है, वो ठंडा होता है, और जबकि इसके नीचे का एरिया जो है वो गर्म होता है। और भारत जो है इसी एरिया में स्थित है, इसीलिए भारत की जलवायु भी उष्ण प्रकार की है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मौसम के बारे में बताया गया है कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। ठीक है, तो मौसम क्या है, मौसम हम देखते हैं दिन प्रतिदिन वो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, उसके तापमान में परिवर्तन होता है। इसके अलावा वर्षा और सूर्य का विकिरण भी कहीं ना कहीं मौसम के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। मौसमों में परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं: सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। ठीक है, और ये किस किस मंथ में होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि दिसंबर से फरवरी के मध्य सर्दी का मौसम रहता है, मार्च से मई के मध्य गर्मी का मौसम, जून से सितंबर तक ये जो है मानसून का मौसम अर्थात वर्षा का मौसम रहता है, और अक्टूबर से नवंबर के मध्य मानसून के लौटने का समय यानी शरद ऋतु होता है। आपको यह ज्ञात होगा कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के कारण दिन और रात होता है, और इस बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पृथ्वी की गतियाँ, उसमें डिटेल में यह समझा था। तो पृथ्वी द्वारा घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने या पूरा एक चक्कर लेने में ऋतुओं में परिवर्तन होता है, अर्थात एक के बाद एक जो है ऋतुएं आती हैं। ठीक है, जैसे कि तो यहाँ पे लिखा है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होता है। ऐसे ही जब 21 मार्च को हम देखते हैं, यहाँ पे होता है शरद ऋतु, और शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होता है। ठीक इसी तरह 23 सितंबर को भी सेम स्थिति रहती है, बसंत ऋतु होता है यहाँ भी 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। जबकि अगर 21 जून की बात की जाए तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ठीक है, तो ये सब हमने समझा था चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। उसमें यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में ऋतुओं को बताया गया है। नेक्स्ट ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। नेक्स्ट ऋतु है वर्षा का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून भी इसे कहा जाता है। तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरब सागर, तो यहाँ से पवनें चलती हैं और यही दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण बनती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा का कारण बनती हैं। ठीक है, तो जब अरब सागर से पवनें स्थल से टकराती हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पर्वत हैं, उनसे टकराने के पश्चात वर्षा होती है। नेक्स्ट है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो मानसून के लौटने का समय क्या होता है, तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिणी भागों जैसे कि तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, तो मानसून के लौटने का समय सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, यह शरद ऋतु में वर्षा का कारण बनता है, और मेनली यह तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है।
आगे जब जलवायु के बारे में बताया गया है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। तो मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है? जो मौसम होता है वह दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है, और जबकि जो जलवायु होती है, जलवायु में परिवर्तन जो है अनेक वर्षों के पश्चात देखने को मिलता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, इसीलिए इसे भारत में जो वर्षा होती है इसी कारण से मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो भारत की जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और भारत की स्थिति कहाँ है? उष्णकटिबंध में भारत स्थित है। आगे यहाँ बताया गया है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है, तो किन किन कारणों पे जलवायु निर्भर करती है? पहली चीज़ तो उसकी स्थिति कहाँ है। ठीक है, ग्लोब में जो है अगर देखें तो उस किसी स्थान की स्थिति कहाँ पे है। दूसरी चीज़ कितनी ऊंचाई है उसकी। ठीक है, और समुद्र से दूरी कितनी है। और उसके बाद चौथा फैक्ट है कि उच्चावच वहाँ पे कैसा है। तो ये सभी फैक्टर जो है जलवायु के निर्धारण में काम आते हैं। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। तो भारत की जलवायु में किस प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है वो समझ लेते हैं। जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है। तो भारत में कहाँ होती है? मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। जबकि किसी किसी स्थान जैसे राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। तो ये विभिन्नता हो गई कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जैसे कि घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो कि बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग झाड़ी कहते हैं, जैसे कि कैक्टस है, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनसे हमें कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे उसमें क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, कुछ शाखाएं होती हैं, जैसे कि नीम है, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल का वृक्ष हो गया। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और ये सभी वनस्पतियां वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? जैसे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वृक्ष जो हमसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सर्कल चलता है। तो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। तो क्या क्या काम करती हैं? पहला तो ऑक्सीजन रिलीज करती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं वायुमंडल से। इसके अलावा मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। ठीक है, तो जो वन्य जीव हैं उनका प्राकृतिक आवास क्या है? वन ही है। पेड़ों की
अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताना चाहिए। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो जैसे कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पतियों का ह्रास एक कहीं ना कहीं हमारे ह्रास का कारण बन सकता है। इसके अलावा हमें वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करना चाहिए, जिससे पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। आगे वन्य प्राणी के बारे में बताया गया है कि वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। ठीक है, वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जलवायु के हिसाब से जो है वन्यजीव या वनस्पतियाँ भी वहाँ पे उगते हैं और वन्यजीव वहाँ पे निवास करते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। जैसे कि पहला तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत में पक्षी जैसे कि तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। तो उद्यान क्या है, या जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क, वे क्या हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ऐसे पार्क होते हैं जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे ही उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि कोबरा एवं करैत इत्यादि शामिल हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत से प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए भारत में नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजनाएं एवं हस्ती परियोजनाएं जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है। पहला है गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, उन्हें हम लोग लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो वहाँ पे शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, कौन से शेरों का निवास है? एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।
ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और एनसीईआरटी की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।